जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल हरी टेक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर होने वाली है, जो कि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए चलिए आज की हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और विविध जानकारियाँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की अपनी टॉपिक यहीं पर स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास होता क्या है, इतिहास का मतलब क्या होता है, आइए पहले इस बारे में हम जान लेते हैं कि इतिहास क्या होता है, इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास इतिहास को अगर देखा जाए तो हम अगर 3 पार्ट में इसको डिवाइड करें, यानी इति प्लस हा प्लस सा। इति का अर्थ होता है ऐसा, हा का अर्थ होता है, यानी हा का क्या मतलब होता है, निश्चित ही। और अगर सा का देखा जाए तो सा का अर्थ होता है था या घटित हुआ। यानी कि अगर इसको हम एक साथ जोड़कर देखें तो इसका अर्थ ये होगा कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ या घटित होगा। क्या होगा इसका मतलब कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ या घटित हुआ होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो हमने आज देखा कि इतिहास का क्या परिभाषा है, इतिहास का क्या अर्थ है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा या घटित हुआ होगा। उसके बारे में हमें इतिहास जानकारी देती है कि निश्चित रूप से कि ऐसा हुआ होगा या घटित हुआ होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर देखा जाए आगे आगे इतिहास की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। इतिहास की परिभाषाएं देखा जाए तो हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने कहा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ये हेरोडोटस क्या है, विश्व इतिहास के जनक हैं। इन्होंने कहा है कि जो सत्य घटना है उसका क्रमबद्ध अध्ययन अगर किया जाए तो उसी को इतिहास कहा जाएगा। क्या कहा गया है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि क्रम से अगर उसका हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही इतिहास कहते हैं। यह किसका कथन है, यह इतिहास के जनक हेरोडोटस का कथन है। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। और इन्होंने कहा कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। अब आगे देखा जाए आगे क्या कहा गया है। आगे महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि इनके द्वारा जो महाभारत रचा गया है वो सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। और इसमें इन्होंने परिभाषा दिया है कि धर्मार्थ काम मोमेच्छु उपदेश समन्वितम संख्यानम इत इतिहास समुच्यते। यानी कि आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान यानी वर्णन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इन्होंने क्या कहा, महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा, इनकी सबसे प्राचीन पुस्तक महाभारत है। इन्होंने इसमें कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान यानी सत्य वर्णन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो यह किसका कथन है, यह किस महर्षि वेदव्यास जी का कथन है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कार्लाई का एक कथन है। इन्होंने कहा कि इतिहास एक दर्शन है। इतिहास क्या है, इतिहास एक दर्शन है जो उदाहरण के माध्यम से शिक्षा देती है। क्या है कि इतिहास एक दर्शन है जो हमें उदाहरण के माध्यम से, किसके माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करती है, उसे ही इतिहास कहा गया है। आगे चार्ल्स डार्विन जी हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो परिभाषा दी है वो विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार दिया है। कहते हैं कि सृष्टि का बाह्य विकास, यानी कि सृष्टि का जो बाहरी विकास है उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। जो आपके सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास प्रक्रिया को क्या, खोजने के नाम को, किसके नाम को, खोजने के नाम को ही इतिहास कहा गया है। यह किसका कथन है, यह चार्ल्स डार्विन जी का कथन है। चलिए ठीक है, अगला किसका कथन है, अगला हीगल का कथन है। हीगल ये कहते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है। क्या कि इतिहास जो है वो केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, बल्कि इसके पीछे कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। क्या है कि जो
इतिहास आपके केवल घटना मात्र ही नहीं है। अगर केवल घटना का ही संकलन इतिहास में किया जाए तो उसे इतिहास नहीं कहेंगे, बल्कि इस घटना के पीछे जो कार्य कारण है उस श्रृंखला को खोजने का नाम ही क्या है, इतिहास है। यह किसका कथन है, यह हीगल का कथन है। अब देखा जाए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनका क्या कथन है। ये कहते हैं कि कवि के कार्यों के विकास प्रक्रिया, क्या, कवि के कार्यों के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। क्या करना, न्यायोचित, यानी कि उस विकास की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना यानी न्याय दिखाना ही क्या है, विकास है। यानी कि जो विकास प्रक्रिया है उसमें न्यायोचित दिखाना ही हमारा क्या है, इतिहास है। ये किसका कथन है, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है डॉक्टर नागेंद्र जी का। डॉक्टर नागेंद्र जी का क्या कथन है, ये कहते हैं कि साहित्य इतिहास की बदलती हुई क्या है, अभिरुचियों और संवेदना का इतिहास होता है। जो साहित्य है वह बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदना का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आपके आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। किससे है, आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। ये किसका कथन है, डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है। हिंदी के जाने माने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कथन है, ये कहते हैं कि प्रत्येक युग की साहित्य, जो प्रत्येक युग है वहाँ की साहित्य, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, किसका, चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्रवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। जो चित्रवृत्ति है ये क्या है, प्रत्येक युग में आपकी बदलती रहती है। और इस बदलती हुई चित्रवृत्तियों के साथ ही साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ये क्या है, आपका इतिहास है। ये सबसे प्रसिद्ध कथन किसका है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। एक बार फिर से देखते हैं इन्होंने क्या कहा। ये कहते हैं कि प्रत्येक युग का साहित्य, क्या, कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में क्या करती है, बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। और ये बदलती हुई, परिवर्तित होती हुई, परिवर्तन होती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का जो सामंजस्य दिखाया जाता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। यह किसका कथन है, यह डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे चलते हैं, हम इतिहास लेखन की पद्धतियों की बात करते हैं। क्या, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, जो इतिहास लिखा गया है उसकी पद्धतियाँ क्या है, कैसे हैं। तो जो हमारा पहली पद्धति है वह है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम पद्धति की अगर बात करी जाए कि वर्णानुक्रम पद्धति किसे कहा जाता है, तो वह पद्धति, यानी कि वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का क्या, परिचय उनके जन्म तिथि के आधार पर। वर्णानुक्रम में अगर देखा जाए तो जो रचनाकार हैं उनका परिचय उनके जन्म तिथि के आधार पर नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके वर्णमाला के वर्णानुक्रम के आधार पर दिया जाता है। उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, इसमें जो पहले आएंगे उनको पहले रखा गया है। जो का है, का से शुरू होने वाले रचनाकार, जो खा से शुरू होने वाले, यानी कि जो हमारा वर्ण है उससे शुरू होने वाले जो रचनाकार हैं उनको पहले रखा गया है, ना कि उनके जन्म तिथि के आधार पर रखा गया है। उसे ही क्या कहा गया है, वर्णानुक्रम पद्धति कहा गया है। अगर देखा जाए इतिहास लेखन की सबसे प्राचीनतम पद्धति क्या है, ये वर्णानुक्रम पद्धति ही जो है इतिहास लेखन की सबसे प्राचीनतम पद्धति है। और ये पद्धति आपका अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। इस वर्णानुक्रम पद्धति के अगर बात करी जाए तो गारसा दत्तासी जी जो हैं इन्होंने लिखा है इस्तवार दला लित्येत्युर इंदोई हिंदुस्तानी। इसमें ये जो लिखे हैं ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे हैं। शिव सिंह सेंगर जी भी जो है, शिव सिंह सरोज नाम की जो पद्धति है, जो शिव सिंह सरोज नाम का इनका
कथन है जो शिव सिंह सरोज जी हैं, ये इसी पद्धति में इतिहासकारों के जो रचनाकार हैं उनको उनके वर्णानुक्रम के आधार पर शिव सिंह सेंगर जी ने रखा है, गारसा दातासी जी ने भी उसी क्रम में रखा है। तो हम अगर देखें तो वर्णानुक्रम पद्धति क्या हो गई कि जो इतिहासकार होते हैं उनके जन्मतिथि के आधार पर ना देके बल्कि उनके वर्णमाला के आधार पर उस पद्धति में उनको रखा जाता है, उसे हम वर्णानुक्रम पद्धति कहेंगे। और यह इतिहास लेखन की सबसे क्या है, प्राचीनतम पद्धति मानी जाती है और यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सी पद्धति है। आगे जो हमारी पद्धति आने वाली है वो है कालानुक्रम। कौन सी पद्धति है, कालानुक्रम। कालानुक्रम पद्धति की बात करी जाए तो ये कालानुक्रम जो पद्धति है ये आपके वर्णानुक्रम पद्धति के ठीक विपरीत है। अभी हमने वहाँ देखा कि उनके जन्मतिथि के आधार पर नहीं रखा जाता है बल्कि वर्णों के आधार पर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ उसका विपरीत हो रहा है कालानुक्रम में। कालानुक्रम में क्या कहा गया है कि जो रचनाकार हैं उनका परिचय उनके क्या जन्मतिथि के आधार पर रखा जाता है, उसे ही हम कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। और ये जो पद्धति है आपका कालानुक्रम, ये इतिहास की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का सबसे पहले अगर देखा जाए प्रयोग किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने। ग्रियर्सन जी ने कहाँ किया है, अपने इतिहास ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें इस ग्रंथ में आपके जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हैं, इन्होंने वर्णानुक्रम का प्रयोग ना करते हुए कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग करके इस ग्रंथ को लिखा है। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अगला जो हमारा कालानुक्रम है, अगला कालानुक्रम हमारा क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति की अगर बात करी जाए तो जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें इतिहासकार प्रत्येक वस्तु में एक अनिवार्य और गतिशील विकास प्रक्रिया को दिखाते हैं। इस पद्धति की बात करी जाए तो यह पद्धति जो है कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। ये जो पद्धति है आपके कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। और ये मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि यहाँ एक और समाज और साहित्य के संबंधों की व्याख्या करती है, तो वहीं दूसरी ओर इतिहास से भी साहित्य का संबंध को आख्यातित करती है। यानी कि क्या करती है, जो आपका है एक तरफ देखा जाए तो समाज और साहित्य का संबंध दिखाती है, तो दूसरी तरफ आपका जो है आपके समाज से करती है, तो दूसरी तरफ इतिहास से साहित्य का संबंध आख्यातित करती है। इस पद्धति में इतिहासकार जो है वो तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का आकलन करते हैं और क्रमबद्ध एवं विश्लेषण करते हैं। तो इस पद्धति का आधार बनाकर देखा जाए तो गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने ही हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। वो किस क्रम में किस पद्धति में लिखे हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति में लिखे हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे आगे कौन सी पद्धति है। आगे हमारी देखा जाए तो विधेयवादी पद्धति है। कौन सी पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है। विधेयवादी पद्धति कहती है, विधेयवादी पद्धति आपकी जो है वो रोमांटिज्म का विरोध में आया। आपका जो रोमांटिज्म है उसके विरोध में आपका विधेयवादी पद्धति आया। अगर विधेय का अर्थ देखा जाए तो है संदेश से परे। किससे, संदेश से परे, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है, यह इतिहास की दृष्टि व्यक्तिवाद को केंद्र में रखता है। क्या करता है, जो विधेयवादी पद्धति है वो इतिहास दृष्टि में व्यक्तिवाद को केंद्र में रखता है। विधेयवादी इतिहास दृष्टि समाज और साहित्य के संबंध का अनिवार्य कार्य कारण संबंध के रूप में दिखाता है। देखा जाए तो इस पद्धति में साहित्य इतिहासकार कृतियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संबंध में किया जाता है। क्या किया जाता है, युगीन परिस्थितियों के संबंध में किया जाता है। अगर देखा जाए तो आपका तो जो साहित्य इतिहासकार लेखन है इसमें पद्धति में सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है। और इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो आपके तेन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तेन माने जाते हैं। इस विधि के जन्मदाता किसके,
विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता आपके तेन माने जाते हैं। इन्होंने ही विधेयवादी इतिहास दृष्टि के लिए जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्वपूर्ण माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास लेखन पद्धति है, उन्होंने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया और इसी वजह से आपके जो शुक्ल जी हैं वो इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतिहास लेखन पद्धति की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे देखा जाए तो आगे जो आपका है, आगे है नारीवाद पद्धति। कौन सी पद्धति है? हमारी 5वीं पद्धति है नारीवादी। ठीक है, नारीवादी पद्धति अगर देखा जाए कहाँ से उभरा, कैसे उभरा, तो यूरोप में 1869 की बात है। ये वहाँ पर एक आंदोलन हो रहा था जिसके वजह से आपके नारीवाद पद्धति क्या हुआ, उभर कर सामने आया। कहाँ पर? यूरोप में 1968 में एक आंदोलन हो रहा था जिसके वजह से आपका नारीवाद यानी नारीवाद पद्धति उभर कर आती है। और इस आंदोलन में स्त्रियों के स्वर सुनने की गुंजाइश निकालने वाले की दृष्टि से इतिहास लिखे जाने की बात की गई। क्या की गई? स्त्रियों को स्वर सुनाने वाले की गुंजाइश, यानी कि नारीवादी पद्धति में इतिहास की प्रगतिवादी, कौन सी प्रगतिवादी अवधारणा का प्रश्न लगाया गया। आपका जो नारीवादी पद्धति को मानने वाले इतिहासकार और लेखिकाओं ने द हिस्ट्री की जगह उन्होंने हेयर हिस्ट्री की वकालत की। हिज हिस्ट्री की जगह हेयर हिस्ट्री की वकालत की थी। हिंदी साहित्य में देखा जाए तो सुमन राजे जी, कौन? सुमन राजे जी ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इसी दृष्टि को आधार बनाकर लिखते हैं। क्या करते हैं? आधा इतिहास आपके इसी नारीवाद पद्धति को आधार बनाकर लिखते हैं। ठीक है, कौन? सुमन राजे जी। अगर देखा जाए इतिहास ग्रंथ में, ठीक है, तो कौन थे? सुमन राजे जी। अगर अपने ग्रंथ में इन्होंने लिखा कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास रहा है। क्या कि अब तक का जो इतिहास था वो किसका इतिहास रहा है? पुरुषों का इतिहास है। इन पद्धतियों के अतिरिक्त साहित्य इतिहास में जो है लेखन की कई और आधुनिक पद्धतियां हैं। साहित्य का इतिहास जो लेखन की कई आधुनिक पद्धतियां उन्होंने, जिसमें आप देखें तो रूपवादी, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी प्रमुख है। किसमें? नारीवाद की बात करी जा रही है, नारीवाद पद्धति की बात करी जा रही है। परंतु अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन दृष्टियों को आधार बनाकर अभी तक नहीं दिखा है। अच्छा, सुमन राजे जी ने कहा था कि अब तक का जो इतिहास है वो पुरुषों का इतिहास है। किसका इतिहास है? पुरुषों का इतिहास माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि अब आगे अब तक तो हमने जाना इतिहास क्या था, इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या थी। अब हम बात करते हैं काल विभाजन की। काल विभाजन की बात करी जाए तो काल विभाजन का जो श्री गणेश कर्ता, यानी कि काल विभाजन की शुरुआत की बात करी जाए तो आपकी 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इसका श्री गणेश किया था। और हिंदी साहित्य में काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इस पर हम एक बार ध्यान दे देते हैं कि हिंदी साहित्य में आपके काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए ठीक है, देखते हैं क्यों पड़ी। अगर देखा जाए तो काल विभाजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम अगर काल विभाजन कर ले रहे हैं तो हमें अध्ययन की सुविधा हो जाएगी, हमें अध्ययन करने में सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर अगला देखा जाए क्या है, साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए जो हमारा अगला है, काल विभाजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। कहा जा रहा है कि साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए क्या हो गया, अगर काल विभाजन किया जा रहा है तो हम साहित्य को सही ढंग से समझ पाएंगे और हमें अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी। साहित्य के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझने के लिए, यानी कि जो साहित्य है उसके विकास की दिशा क्या रही है और उस विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तत्व क्या हैं,
काल विभाजन के द्वारा हम इसको समझने में हमें आसानी होती है और हमें सुविधा महसूस होती है, इसलिए काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। अगला क्या है? अगला है कि साहित्य विशेष की प्रवृत्तियों में हुए विभिन्न परिवर्तनों को समझने के लिए, जो साहित्य है, साहित्य के प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन हुआ है उसे हमें समझने के लिए। अगला कह रहा है कि साहित्य के विकास की परंपरा को भली भांति हृदयंगम करने के लिए ही हमें इतिहास का, यानी कि हमारे जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य की काल विभाजन की हमें आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए हम काल विभाजन करते हैं। अब काल विभाजन पर एक रेनेवेलेक का कथन है, वो कहते हैं कि काल विभाजन के बिना कि जो काल विभाजन के बिना साहित्य का इतिहास घटनाओं की अर्थव्यवस्था का समूह मनमाना यानी नामकरण और साहित्य का दिशाहीन प्रभाव हो जाता है। क्या हो जाता है कि जो साहित्य है, साहित्य काल विभाजन के बिना मनमाना नामकरण और साहित्य का दिशाहीन प्रभाव हो जाता है। ये किसका कथन है? ये रेनेवेलेक का कथन है। तो रेनेवेलेक जी कहते हैं कि जो साहित्य है वो नामकरण अगर काल विभाजन नहीं किया जा रहा है तो वो मनमाना हो जाता है, वो दिशाहीन हो जाता है। अब देखा जाए आपके जो साहित्य का काल विभाजन किया गया है वो किस किस आधार पर किया गया है, क्या कैसे कैसे किया गया है। अगर देखा जाए ऐतिहासिक कालानुक्रम के आधार पर आपके साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? आदिकाल, दूसरा कौन सा है? मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल। ये किसके आधार पर बांटा गया? ये ऐतिहासिक कालानुक्रम के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अगला आधार देखते हैं क्या है। अगला आधार अगर देखा जाए तो शासन और शासन काल के आधार पर, जो हमारे उस समय में शासन कर रहे थे, जिनका शासन काल था, तो उनके आधार पर हमारे इस साहित्य के काल विभाजन को बांटा गया है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम आपका है एलिजाबेथ युग, महारानी एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग और मराठा युग। कौन कौन सा? एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग और मराठा युग। तो ये शासन और शासन काल के आधार पर इतिहास के यानी हिंदी साहित्य के काल विभाजन को आधार बनाकर बांटा गया है। अब अगला हम देखें तो अगला हमारा है युग प्रवर्तक साहित्यकार के आधार पर। इस पे युग प्रवर्तक साहित्यकार के आधार पर। तो इसमें देखा जाए तो पहला युग कौन सा आता है आपका? भारतेंदु युग आता है। दूसरा कौन सा आता है? द्विवेदी युग आता है। तीसरा देखा जाए तो हमारा प्रसाद युग आता है। तो ये युग प्रवर्तक यानी कि युग प्रवर्तक साहित्यकार जो थे उनके आधार पर आपके हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। युग प्रवर्तक साहित्यकार को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। अब अगर हम बात करें कि राजनीतिक नेता के आधार पर, तो देखा जाए जो हमारा प्रथम युग है वो गांधी युग है, यानी कि गांधीवादी युग है। दूसरा क्या है? स्टालिन युग है। और हमारा तीसरा है नेहरू युग। तो ये राजनीतिक यानी कि राजनेता के आधार पर, राजनीति के आधार पर हमको हमारे हिंदी साहित्य को आधार बनाकर काल विभाजन किया गया है। इसके आधार पर, राजनीतिक नेता के आधार पर काल विभाजन किया गया। अब अगर हम बात करें काल विभाजन का अगला जो हमारा आधार है, हमारा अगला जो आधार है वो है राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक आधार। क्या? राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक अधिकार, यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक आधार को बनाकर पहला इसमें जो विभाजन किया गया वो भक्ति काल के रूप में किया गया। दूसरा देखा जाए तो पुनर्जागरण काल, और तीसरा है सुधार काल। तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक को आधार बनाकर हमारे हिंदी साहित्य को काल विभाजन किया गया। अगला हमारा है साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो हमारा पहला काल विभाजन था, पहला रीतिकाल। इसके बाद आपका आता है छायावाद, फिर आता है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो ये जो 4 हैं, ये 4 आधार जो हैं वो साहित्य प्रवृत्तियों के आधार पर इतिहास को आधार बनाकर
जो है साहित्य के काल विभाजन यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास की बात करी जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि जो काल विभाजन है वो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन है। तो साहित्य प्रवृत्ति को आधार बनाकर हमारे साहित्य का विभाजन किया गया है। अब देखा जाए जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, तो जो श्रेणीकर्ता जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे, इन्होंने काल विभाजन जो किया है वो पहले चारण काल की बात करी जाए अगर, तो चारण काल आपका 700 से 1300 ईस्वी तक माना गया। दूसरा क्या था, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा आपका है जायसी की प्रेम कविता। चौथा देखा जाए है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ये किसके द्वारा किया गया है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। अगला देखा जाए इनका क्या है, अगला इनका है मुगल दरबार। क्या है, मुगल दरबार। मुगल दरबार के बाद क्या आता है इनका, तुलसीदास के बाद आता है इनका अगला जो है वो है प्रेम काव्य। प्रेम काव्य के बाद आता है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। उसके बाद आता है 18वीं सदी यानी 18वीं शताब्दी। और आखिरी यानी लास्ट इनका आता है महारानी विक्टोरिया के शासन काल में हिंदुस्तान। तो ये किसके द्वारा काल विभाजन था, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया काल विभाजन था। आगे हम देखते हैं जो हमारे मिश्र बंधु थे उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया, वो उनके द्वारा काल विभाजन जो किया गया था वो किस आधार पर किया गया था। तो उनके द्वारा काल विभाजन जो किया गया है वो पहला है आरंभिक काल। क्या है, आरंभिक काल। आरंभिक काल को देखा जाए तो उन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्वारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल कहाँ से कहाँ तक, 700 से 1300 विक्रमी संवत तक। और जो दूसरा है आरंभिक काल का मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन वो है उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। अगला मिश्र बंधुओं द्वारा क्या किया गया है, माध्यमिक काल, यानी दूसरा कौन सा काल इनका है, माध्यमिक काल। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा। क्या, पूर्व आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को जो है 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक इन्होंने रखा। और माध्यमिक काल का जो दूसरा काल है वो है प्रौढ़ माध्यमिक काल, यानी कि 1361 से आपका 1661 तक। 1361 से 1661 विक्रमी संवत तक माना गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, 1361 से 1680 विक्रमी संवत तक। ठीक है, अगला क्या है मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन, अलंकृत काल। अलंकृत काल की बात करी जाए तो अलंकृत काल जो है इसको भी दो भागों में रखा गया है। पूर्वालंकृत काल यानी कि 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक। और जो दूसरा है अलंकृत काल का वो है उत्तर अलंकृत काल, यानी कि 1790 विक्रमी से 1889 विक्रमी संवत तक। तो ये किसका था, मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन किया गया था। अब अगला है जो मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन वो है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को देखा जाए तो इन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक रखा। और लास्ट जो इनका था वो वर्तमान काल था, जो कि 1926 से 1926 विक्रमी संवत से अब तक चल रहा है। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये सारे काल विभाजन जो किए गए थे हमारे वो मिश्र बंधुओं के द्वारा किए गए थे। अब मिश्र बंधुओं का जो विभाजन था, मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया था उसका तथ्य क्या था, उसके तथ्य की बात करी जाए तो उसका तथ्य था मूल्यांकन। पहला तथ्य क्या था, मूल्यांकन। दूसरा देखा जाए तो नामकरण में वैज्ञानिकता एवं एक रूपता का अभाव। क्या था, वैज्ञानिकता एवं एक रूपता का अभाव। अलंकृत काल साहित्य की अंतः प्रवृत्ति का घोतक, शेष नाम साहित्य ही विकासावस्था के घोतक है। ये क्या है, मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के तथ्य हैं। अगला इनका था अपभ्रंश भाषा में साहित्य का हिंदी में सम्मिलन। क्या था, अपभ्रंश भाषा में हिंदी का साहित्य में सम्मिलन, यानी साहित्य में हिंदी का सम्मिलन। अगला था परावर्ती इतिहासकारों के लिए प्रेरणा स्रोत। तो ये किसके द्वारा दिया गया तथ्य था, ये मिश्र बंधुओं के काल विभाजन का तथ्य था। अब
काल विभाजन का जो हमारा अगला और सबसे प्रचलित है, जिसको सर्वमान्य मत दिया गया है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जी किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या किया है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को आदि काल के नाम से भी जाना जाता है। तो वीर गाथा काल यानी आदि काल का अगर समय देखा जाए तो था 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। क्या? आदि काल। आदि काल के बाद आपका आता है पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल। भक्ति काल की अगर समय सीमा की बात करी जाए तो भक्ति काल की जो समय सीमा है, वो भक्ति काल की समय सीमा आपका 1375 से 1700 ईस्वी तक यानी 1700 विक्रमी संवत तक। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये था आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अगला इनका था उत्तर मध्यकाल यानी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल का समय क्या था? रीतिकाल का जो आपका समय था वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक था। और आखिरी यानी लास्ट जो था आधुनिक काल जो अभी तक चल रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक था? 1900 विक्रमी संवत से अब तक की, यानी कि अभी हमारा कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। तो ये किसके द्वारा दिया गया कथन था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया कथन था। तो हमने जाना क्या क्या कि हमारे जो काल विभाजन थे वो किसके किसके द्वारा, कौन कौन से किस किस प्रकार से काल विभाजन किया गया था। और देखा जाए तो सबसे जो सर्वमान्य मत है, जिस पे हमको आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आदिकाल क्या है, आदिकाल को कैसे विभाजित किया गया है, भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, रीति काल को कैसे किस भागों में विभाजित किया गया, और आधुनिक काल को। यानी कि अगली क्लास में हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना जरूरी था कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके काल विभाजन का क्या आधार था, काल विभाजन किन्होंने किस किस नाम से दिया, कैसे दिया, और इतिहास क्या होता है। तो ये सारी जानकारी आज हमने प्राप्त किया। तो अगर हमारा ये सेशन आप सभी को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट आप सभी को पसंद आया हो, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, ताकि हमें और आगे वीडियो बनाने के लिए यानी और आगे की कक्षा संचालित करने के लिए मोटिवेशनल मिले। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।